नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर के रहने वाले सत्यम मिश्रा जी ने भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काजल से गहरी और काली रात और जोरदार बारिश और बिजलियां उन दोनों के धड़कते हुए दिलों में खौफ पैदा कर रही थी, जो बड़ी ही जल्दी जल्दी जमीन पर फावड़ा चलाए जा रहे थे। फावड़े की जोरदार आवाज से दहल रहा था उन दोनों का दिल और बदन पसीने से नहा चुका था। दोनों जवान जिस्म अब हांफने लगे थे, सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन फिर भी इस बात की परवाह किए बिना दोनों बड़ी ही तेजी के साथ कब्र खोदने में लगे रहे। करीबन 15 मिनट के लगातार मेहनत के बाद जब उनके हाथ और फावड़े रुके, तब तक कब्र इतनी गहरी तो हो चुकी थी कि उसके भीतर एक इंसानी जिस्म आराम से समा जाता। फावड़े को एक ओर रखकर वो पास ही खड़ी अपनी कार तक पहुंचे। घने अंधकार को भेदने का कार्य कार की हेडलाइट ने बखूबी संभाल रखा था। दोनों कार की बैक साइड में पहुंचे। एक ने चाबी के जरिए डिग्गी खोली। भीतर एक इंसानी जिस्म तुड़मुड़ा सा सिकुड़ा सा पड़ा था। पल भर के लिए दोनों के चेहरे पर नफरत और गुस्से के भाव उभरे। दोनों ने हाथ बढ़ाकर बॉडी को बड़ी मुश्किल से ही सही बाहर निकाला। ये किसी लड़की का मृत शरीर था। एक ने लाश के हाथ पकड़े रखे थे तो दूसरे ने उसके पैर। दोनों ने एक नज़र आसपास दौड़ाई और इस बात से संतुष्ट होकर कि इस सुनसान जंगल में उन्हें देखने वाला, उनके कुकर्मों की जानकारी रखने वाला कोई नहीं है, वो लाश को थामे कब्र की ओर बढ़ चले। कब्र तक पहुंचते पहुंचते लाश की झूलती हुई पीठ ने जमीन पर कई जगह रगड़ खाई। दोनों कब्र के समीप पहुंचकर ठिठके। दोनों की नजरें मिली और आंखों के जरिए आपसी सहमति पाकर दोनों ने एक साथ लाश को झटका सा दिया। लाश हवा में उछली और जाकर धम की आवाज के साथ ताजी खुदी कब्र में फिक्स हो गई। इसी के साथ ही हवाओं ने उग्र रूप धारण कर लिया और दहलती बिजली ने आसमान का सीना फाड़ डाला। दोनों ने अपने अपने फावड़े पुनः हाथों में उठा लिए और अगले ही क्षण मौसम के बिगड़ते मिजाज से बेपरवाह दोनों तेजी के साथ कब्र को मिट्टी से बंद करने लगे। दोनों के हाथ और सांसें तेजी से चलने लगी। करीबन 10 मिनट बाद ही कब्र पूरी तरह से मिट्टी से भर चुकी थी और वहां की जमीन कुछ ऐसे नजर आ रही थी जैसे कुछ देर पहले थी। काम समाप्त करने के बाद दोनों ने जेब से बरामद किए गए रुमाल से चेहरे और गर्दन पर उभर आए पसीने को पोंछा और वापस पलटकर कार के निकट पहुंचे। अपने अपने औजार कार की डिग्गी में डाले और डिग्गी को लॉक करके अपनी सीटों पर जा बैठे। कार स्टार्ट हुई तो उनके इंजन की घरघराहट से सारा जंगल थर्रा उठा। अगले क्षण वो कार तेजी के साथ शहर की दिशा में दौड़ती हुई नजर आ रही थी। दोनों ने कुशल चोरों की भांति सावधानी पूर्वक चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई और पूर्ण रूप से निश्चित होने पर उनमें से एक आगे बढ़ के उस बंगले के पिछवाड़े बनी खिड़की को खोलने लगा। दूसरे ने टॉर्च दिखाई। यार मयंक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, दबी हुई आवाज में वो शख्स बोला, जिसके हाथों में पकड़े टॉर्च उसके कांपने के कारण हिल रहा था। अगर
किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो? चुप कर आकाश, मयंक उसे डपटते हुए फुसफुसाया। देख आकाश, अगर तू इसी तरह से डरता रहा तो अवश्य ही हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। हम यहाँ जिस मकसद के तहत आए हैं, अगर उसे पूरा किए बिना ही वापस लौट गए तो वो दिन दूर नहीं जब कानून के हाथ हमारी गर्दन पर होंगे और हम जेल की सलाखों के पीछे। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है यार, आकाश किसी हलाल किए गए बकरे की तरह बोला। एक तो हम इतने बुरे हालातों में फंस गए हैं और ऊपर से बकवास बंद कर आकाश, देख खिड़की खुल गई है। तुझे याद है ना हम यहाँ किस लिए आए हैं? हमें जल्द से जल्द यहाँ से वो सबूत मिटाकर निकलना है, समझा? मयंक ने खुले दरवाजे की ओर इशारा किया तो आकाश ने थूक घोटते हुए सहमति में सिर हिलाया। खिड़की के रास्ते से दोनों उस बंगले में दाखिल हुए जिसके भीतर सन्नाटा और अंधकार पसरा था। उस घड़ी पूरा बंगला खाली था। मयंक और आकाश दोनों ने अपनी अपनी टॉर्च ऑन की और बंगले को खंगालने में जुट गए। हर एक चीज को इस प्रकार से उलट पुलट करके देखने लगे मानो उन्हें किसी विशेष वस्तु की तलाश हो और वो इच्छित वस्तु उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही हो। दोनों ने उस बंगले के समस्त कमरों, बाथरूम और हॉल को छान मारा। अंततः मयंक एक रूम से होठों पर मुस्कुराहट लिए लौटा। ये देख आकाश, ये रहा वो सबूत जिसकी हमें तलाश थी। इसे कबर्ड के सबसे नीचे वाले दराज में छुपा कर रखा गया था ताकि किसी के हाथ ना आ सके। आकाश ने देखा कि मयंक की उंगलियों के मध्य एक पैकेट फंसा हुआ झूल रहा था जिसके भीतर सफेद रंग का पाउडर सा भरा था। अब कहीं जाकर आकाश के चेहरे पर संतोष के भाव उभरे। उसने अपने जेब से रुमाल निकालकर पसीने पोंछकर घबराते हुए लहजे में कहा, अब चले। मयंक कुछ इस तरह से मुस्कुराया जैसे उसे आकाश के भय पर हंसी आ गई हो। उसने वो पैकेट अपनी जेब में रखा। इसके बाद दोनों बड़ी ही सावधानी से उस रास्ते से बाहर निकल गए जिससे आए थे। अगली सुबह बीती रात लेट नाइट सोने की वजह से सुबह मयंक की आंखें देर से ही खुली। उसने बिस्तर पर लेटे लेटे ही मोबाइल उठाकर देखा तो आकाश के 12 मिस्ड कॉल देखकर चौंक गया। रात को मोबाइल साइलेंट पर था, इसलिए उसे रिंगटोन की आवाज सुनाई नहीं दी थी। क्या बात हो सकती है, ये सोचकर मयंक ने उसे तुरंत कॉल किया। पहली घंटी में ही आकाश ने दूसरी ओर से फोन उठा लिया। मयंक, सब ठीक तो है ना? दूसरी ओर से आकाश की चिंताजनक आवाज आई। हाँ, क्यों, क्या हुआ? मयंक ने आंखें मलते हुए पूछा। नहीं, कुछ खास नहीं, यूं ही पूछ रहा था, आकाश ने कहा। यूं ही? मयंक चौंका। हाँ यार, तू ये बोल, उस पैकेट का क्या हुआ? आकाश ने अधीरता से पूछा। वो तो मैंने कल रात ही उस साली के बंगले से निकलते वक्त ठिकाने लगा दिया था। तू बेफिक्र हो जा, टेंशन मत ले, मयंक ने कहा। ठीक है, थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे, इसलिए पूछ लिया, आकाश ने कहा। क्यों, क्या हुआ? मयंक बोला। वो रात को मेरे ख्वाबों में आई थी, आकाश ने डरते हुए कहा। कौन? मयंक ने पूछा। वही, वो मुझे मारने जा रही थी यार। आकाश पूरी तरह से डरा हुआ था। क्या बकवास कर रहा है तू? ये सब तेरा वहम है आकाश। अपने दिल से ये डर निकाल दे, वरना तेरा यही डर हम दोनों के लिए मौत का कारण बन जाएगा। चल, बाद में बात करता हूँ तुझसे, कहकर
मयंक ने फोन कट कर दिया। उसी रात आकाश ने ज्यों ही रूम का दरवाजा खोला तो हल्के प्रकाश और सितारों की चमक उसके जिस्म में पड़ी। उसका रूम आज नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ था और उससे भी कहीं अधिक सजी थी उसकी सुहाग की सेज, जिस पर घूंघट डाले बैठी थी उसकी पत्नी। आकाश बेड के निकट पहुंचकर ठिठका, जूते उतारकर बेड पर चढ़ा और अधलेटी अवस्था में अपनी बीवी की ओर देखकर मुस्कुराया। डार्लिंग, यहाँ हमारे अलावा तुम्हारे रूप का श्रृंगार दीदार करने वाला और कोई नहीं है। हम तुम्हारे पति हैं, तुम पर पूरा अधिकार रखते हैं। हम तुम्हारे चांद से चेहरे की एक झलक पाने के लिए बेकरार हुए जा रहे हैं। ये घूंघट उठाकर हमें अपना दीदार नहीं करने दोगी? सुहाग सेज पर बैठी दुल्हन का घूंघट उसका पति ही उठाता है। आइए अपने हाथों से ही ये पर्दा उठाकर इस चांद का दीदार कर लीजिए। नई नवेली दुल्हन की आवाज ने आकाश को मदहोश कर दिया। वो सीधा होकर बैठा और बड़ी ही नजाकत के साथ उसने हाथ बढ़ाकर घूंघट उठा दिया। नहीं! हलक फाड़कर चीख पड़ा। आंखें फाड़े वो सामने की उस दहशत खेज नजारे को देख रहा था, उस चेहरे को देख रहा था जो घूंघट के पीछे से मुस्कुरा रहा था। घूंघट के पीछे जो चेहरा था वो बुरी तरह से सड़ चुके गोश्त और चमकती हड्डियों के अवशेष के मिश्रण से ही बना नजर आ रहा था। आंखों के स्थान पर दो बड़े बड़े काले सुराख थे, जिसके भीतर से रिश्ता लहू, जबड़ों के भीतर से बाहर को झांकते दो लंबे दांत ड्रैकुला की याद दिला रहे थे। चेहरे पर पिघले मोम से लटकते मांस के टुकड़े पर छोटे छोटे कीड़े गिजबिजा रहे थे। आकाश के नेत्र दायरे से बाहर आ चुके थे, सांसें रुक सी गई थी, जिस्म ठंडा होता महसूस होने लगा। आओ राजा, मुझे प्यार करो, मुझे गले से लगा लो। कहते हुए उस भूतनी ने आकाश के गले में सख्ती के साथ अपनी बाहें डाल दी। आकाश बुरी तरह से फड़फड़ा उठा। उसे ऐसा लगा मानो किसी मजबूत सिकंजे में उसके प्राण फंस गए हों, जिससे छूट पाना उसके बूते से बाहर की बात थी। भूतनी उसके गले जा लगी। आकाश तेजी से अपने बिस्तर पर उठ बैठा। चौंक कर चारों ओर नजर दौड़ाई तो वहां व्याप्त अंधकार से ही उसका सामना हुआ। वहां ना भूतनी थी, ना सुहाग की सेज, ना ही कोई रोशनी। था तो केवल कमरे में फैला जबरदस्त सन्नाटा और अंधकार। उसने टेबल लैंप ऑन किया तो पाया कि उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ था। मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो रात के 11 बजने का एहसास हुआ। ओह गॉड, इतना खौफनाक सपना। उफ, वो माथे पर उभर आए पसीने को पोंछते हुए बुदबुदाया। गले में खुश्की महसूस करने के कारण उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर अपने होठों से लगा लिया। पानी पीकर उसे कुछ राहत मिली। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। एक बार फिर से उस भूतनी दुल्हन का ख्याल करके वो कांप गया। अगले ही पल उसकी उंगलियां तेजी के साथ मोबाइल स्क्रीन पर थिरक रही थी। आकाश के फोन कॉल से मयंक की नींद खुली। उसने एक हाथ से आंखें मलते हुए दूसरे हाथ से कॉल रिसीव की और मोबाइल फोन कान से लगाया तो दूसरी ओर से उसे आकाश का घबराया हुआ स्वर सुनाई दिया। यार मयंक, वो आ गई है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन आ गई है? किसकी बात कर रहा है तू? और ये कोई वक्त है
रात में डिस्टर्ब करने का? मयंक ऊंचे स्वर में झुंझलाता सा बोला। यार वो वापस आ गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मानो किसी ने आकाश को खौफ की घुट्टी पिला दी हो। यार हमें अपना जुर्म का इकबाल कर लेना चाहिए, पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, आकाश ने कहा। खबरदार, मयंक दांत पीसते हुए खतरनाक लहजे में बोला। अगर तूने किसी भी किस्म की कोई भी बेवकूफ़ी करने की कोशिश की तो याद रखना, मयंक से बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? समझने की कोशिश कर तू यार मयंक, वो वापस आ गई है, आकाश ने बहुत ही घबराहट भरी आवाज में कहा। बकवास करता है साले, मयंक ने गुस्से में कहा। नहीं यार, हकीकत बयान कर रहा हूँ, मुझे उसका ख्वाब आया है फिर से, वो मुझे मार डालेगी, तू भी नहीं बचेगा मयंक, वो लौट आई है, आकाश ने कहा। दिमाग को आराम दे आकाश, मयंक समझाते हुए बोला। ये फितूर भट्टी में झोंक दे, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों के गले में फांसी के फंदे कसे होंगे और हम हवा में लटके तड़प रहे होंगे। सुबह मिलता हूँ आकर तेरे से, बाय, कहकर मयंक ने फोन कट कर दिया और बगल में रखे पानी का ग्लास उठाकर पानी पीने लगा। अभी वो पानी पी भी नहीं पाया था कि एक तेज आवाज सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ा। हाथों में पकड़ा ग्लास छूटकर जमीन पर जा गिरा। मयंक ने तेजी से मुड़कर पीछे देखा तो कमरे की खिड़की को हवा के तेज झोंके से खुली हुई पाया। बाहर से आ रही तेज सर्द हवाओं के संपर्क ने उसके सीने में एक अज्ञात सिरहन पैदा कर दी। इसी बीच बिल्ली की आवाज ने पुनः उसे चौंका दिया। वो विस्मय में पड़ गया क्योंकि कुछ देर पहले जो खुली हुई खिड़की सूनी पड़ी थी, अब वहां अंधेरे में उसे एक काली बिल्ली बैठी नजर आ रही थी, जो अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से बेहद खौफनाक ढंग से उसे ही घूरे जा रही थी। एक अनजान सा डर मयंक के दिल में आ गया। अचानक उसके कमरे की समस्त लाइटें जल उठी। वापस जब उसने खिड़की पर दृष्टि डाली तो वहां संसार भर का आश्चर्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वहां कोई बिल्ली नहीं थी। मयंक ने वातावरण में फैले खौफ को साफ साफ महसूस किया। अचानक उसका बदन बर्फ सा जम गया। उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा था। मयंक का जिस्म पसीना पसीना हो गया। दिल टेनिस की बॉल की तरह उछल उछल कर हलक से टकराने लगा। वो धीरे धीरे पीछे पलटा और फिर उसके गले से रूह कपा देने वाला हलक फार चीख निकली। मयंक के सामने एक बेहद खौफनाक जिस्म खड़ा था और बड़े ही खतरनाक अंदाज में मुस्कुरा रहा था। वो एक डरावनी सी दिखने वाली लड़की की परछाई थी, जिसके उलझे हुए बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। नाक की जगह एक सुराख ही नजर आ रहा था, जो उसे काफी ज्यादा भयानक बना रही थी। मयंक की सांसें उसके कंठ में फंसकर रह गई। एक बार फिर से उसने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके कंधे पर रखे हाथ ने मजबूती के साथ उसकी गर्दन दबोच ली। वो चाहकर भी चीख ना सका। धीरे धीरे उसके गले पर कसाब बढ़ता गया और उसकी आंखें बाहर की ओर निकलने लगी। मयंक का चेहरा आग में झोंक दिए गए गोश्त की तरह लाल हो गया। अचानक ही उस खूनी हाथ की लंबाई आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने लगी और ऊपर उठने लगी।
हाथों के साथ ही हवा में उठता गया मयंक का जिस्म भी उस मजबूत सिकंजे से आजाद होने के लिए छटपटा रहा था। सांस ना ले पाने के कारण उसका दम घुटा जा रहा था। वो अपने हाथों से उस पकड़ को छुड़ाने का पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन वह शैतानी पकड़ बेहद सख्त थी। मयंक के मुंह से खून की धार छूट पड़ी। पकड़ अब पहले से भी अधिक सख्त हो चली थी। कमरे में इस वक्त मयंक की घुटी घुटी चीखें और भूतनी के भयंकर हंसी से बेहद खतरनाक माहौल स्थापित हो चुका था। काफी देर तक मयंक का जिस्म हवा में लटका जान बचाने की कोशिश से तड़पता और संघर्ष करता रहा। इस दौरान उसके आंखों के कोरे से भी रक्तधार फूट पड़ी थी। फिर एकाएक उसका जिस्म तेजी से फड़फड़ाकर कुछ यूं शांत पड़ गया जैसे तूफान से लड़ने वाला इकलौता चिराग बुझने से पहले जोरों से फड़फड़ाता है। उसका बदन ढीला पड़ गया, हाथ पैर और गर्दन लटक गए। उसकी रूह ने दुनिया को अलविदा कहकर रुखसत पा ली थी। भूतनी के सिकंजे खुलते ही मयंक का बेजान जिस्म जमीन पर आ गिरा। ऊंचाई से गिरने की वजह से लाश का सिर जमीन से टकराकर चिथड़ों में बदल गया और पूरा जमीन खून खून हो गया। भूतनी ने अपने लंबे हाथों को उस खून में डुबाया और फिर वो उस बिस्तर के पास खड़े आईने की ओर गई और तेजी के साथ कुछ लिखने लगी। अगली सुबह 8 बजे काफी देर तक कॉल बेल बजने और कांता के दरवाजा पीटने के बाद भी जब दरवाजा ना खुला तो वो परेशान हो गई। उसने मयंक के फोन पर संपर्क भी स्थापित करने की चेष्टा की, किंतु दूसरी ओर रिंग जाती रही लेकिन फोन ना उठाया गया। काफी देर तक दरवाजा पीटते हुए वो भी थक सी गई थी। तभी उसकी दृष्टि हरीश जी पर पड़ी। हरीश मयंक के सामने वाले मकान में ही रहता था और कांता को मयंक की मेड के तौर पे पहचानता था। उसने आवाज देखकर हरीश को अपने पास बुलाया और मामला बयान किया। किस्सा सुनकर हरीश भी थोड़े परेशान हो चले। कहीं अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं? हरीश का माथा ठनका। देवा, वो घबराई सी बोली। क्या गड़बड़ हो सकती है साहब? मालूम नहीं, लेकिन कोई ना कोई बात तो जरूर है। तभी मयंक साहब दरवाजा नहीं खोल रहे तो हम लोगों को मालूम करना पड़ता ना साहब। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैं आसपास के लोगों को बुलाकर लाता हूँ, उनके मदद की दरकार होगी। अकेले मैं नहीं तोड़ सकूंगा। इसके बाद हरीश आसपास के 4-5 पड़ोसियों को बटोर लाया। दरवाजे पर 3 हष्ट पुष्ट आदमी टूट पड़े। कुछ देर की मेहनत के पश्चात भीतर से दरवाजे की चिटकिनी टूट गई और पल्ले खुल गए। मयंक को आवाज देते हुए सभी भीतर दाखिल हुए। सबके पीछे पीछे कांता भी अंदर घुसी। एक स्थान पर हरीश को जड़ की अवस्था में खड़ा पाकर सभी चौंक पड़े। वो एक दिशा में कांपते हुए हाथों से इशारा कर रहा था। उसकी आंखें इस तरह दहशत में थी कि मानो उन्होंने कोई बहुत भयानक नजारा देख लिया हो। सबकी दृष्टि उस ओर दौड़ गई। वो मयंक का बेडरूम था जिसका दरवाजा उस घड़ी खुला हुआ था और बेड के पहलू में पड़ी मयंक की सिर फटी खून से भरी लाश सबको साफ साफ नजर आ रही थी। उसके सिर का भुरता बन चुका था और उस वक्त उसका मुकम्मल जिस्म खून के नाले में पूरी तरह से डूबा हुआ था। साहब जी! अगले ही पल कांता की चीख सारे घर में गूंज उठी। वो कानों पर हाथ रखे रखे चक्कर खाकर धरती पर गिर गई।
दो आदमी कांता को संभालने लगे। एक पड़ोसी ने तो आगे बढ़कर उस रूम में घुसने का साहस किया, लेकिन अब तक होशो हवास काबू में कर चुके हरीश ने उसे पुलिस का मामला बोलकर रोक दिया। उसके बाद हरीश ने पुलिस स्टेशन फोन करके जानकारी दी। करीब 2 घंटे के पश्चात आकाश की गाड़ी के ब्रेक मयंक के घर के दरवाजे पर आकर लगे। वो कार से उतरा तो सामने लगी भीड़ को देखकर चौंक पड़ा। एक ओर उसे हरीश दिखाई दिया। मयंक ने भी 1-2 बार उसे हरीश से मिलवाया था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को भली भांति पहचानते थे। आकाश हरीश के निकट पहुंचा और पूछा तो उसने बताया, मयंक का कल रात कत्ल कर दिया गया है। व्हाट? आकाश बुरी तरह चौंक गया। हाँ, किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला है उसे, हरीश ने कहा। क्या? किसने मारा उसे? आकाश ने पूछा। मालूम नहीं, हरीश ने कंधे उचकाए। पुलिस आ चुकी है, देशराज ने बताया मुझे। देशराज कौन? आकाश ने पूछा। मेरा दोस्त है, वो पुलिस इंस्पेक्टर है, वही आया था केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब चला गया है वो। कुछ पुलिस वाले अभी भी यहीं मौजूद है। और मेरे दोस्त की बॉडी? आकाश रुआसा सा बोला। अभी भी उसका दिल जोर जोर से बज रहा था। उसे तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है बेचारे को। मुझे तो उसकी लाश वाला वो लम्हा अभी तक नहीं भूल रहा। माय गॉड, हरीश ने कांपते हुए कहा। आकाश अंदर की ओर भागा। वो सीधे मयंक के बेडरूम में पहुंचा, जहां लाश तो ना थी, लेकिन फर्श पर पड़ा ढेर सारा खून अपनी कहानी बयान कर रहा था। खून के बीचों बीच लाश के लेटने की पोजीशन को चौक से मार्क कर इंसानी आकृति बनाई गई थी। 3-4 पुलिस वाले अपने अपने कामों में जुटे थे। आकाश फूट फूट कर रो पड़ा। तभी उसकी नज़र आईने पर पड़ी तो उसे अपना दिल बैठता हुआ महसूस होने लगा। आईने पर दर्ज खूनी लिखावट को पढ़ने के बाद उसके मन मस्तिष्क पर भारी हथौड़े से पड़ने लगे। चेहरे की रंगत पीलिया के मरीज सी पीली पड़ गई। आंखें चौंक कर चौड़ी हो गई और एक टक आईने पर ही गड़ गई। उस पर लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। आकाश जब पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ उस वक्त बेहद डरा हुआ नजर आ रहा था। उसके चेहरे के जर्रे जर्रे पर खौफ और दहशत का साम्राज्य व्याप्त था। वो आंधी तूफान की तरह सीधे इंस्पेक्टर देशराज के कैबिन में पहुंचा। देशराज ने सिर उठाकर उसे देखा, जिसके चेहरे पर भय के मेघ गरज गरज कर बरसने की धमकी दे रहे थे। मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, आकाश हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगी। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला। और किसकी बात कर रहे हो? कौन मार डालेगी तुम्हें? रिलैक्स, घबराओ नहीं और आराम से साफ साफ सारी बातें बताओ। सर, मेरा नाम आकाश है, मैं मयंक का दोस्त हूँ। ओह, तो तुम हो आकाश। मयंक के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने पर पता चला था कि कल रात आखिरी बार तुमसे ही उसकी बात हुई थी। ये बताओ, किसकी बात कर रहे हो अभी तुम? कौन तुम्हें जान से मार देना चाहती है? वो कौन? उसका कोई नाम भी होगा? इंस्पेक्टर ने कहा। है, मेरा मतलब था, आकाश ने डरते हुए कहा। व्हाट? देशराज चौंका। व्हाट डू यू मीन? साफ साफ बताओ आकाश, कौन है वो? कंगना। आकाश के गले से खौफ सी लड़खड़ाती आवाज निकली।
वापस आ गई है हमसे बदला लेने, अपना प्रतिशोध लेने। हमसे मतलब? देसराज की आंखें सिकुड़ चली। तुम और मयंक? जी सर, मयंक को तो वो मार ही चुकी है, अगला नंबर मेरा है। मयंक के कमरे में रखे उस आईने पर लिखा वो इस बात का सबूत है कि ये उसी ने किया है। वो मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे, इससे पहले ही इंस्पेक्टर साहब आप मुझे सलाखों के पीछे डाल दीजिए। क्या कह रहे हो तुम? मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताओ, देसराज ने कहा। सर, मैं और मयंक गैर कानूनी रूप से ड्रग्स की तस्करी के धंधे में लगे हुए थे। किसी पराजित सिपाही की तरह आकाश सब बताता चला गया, जिसके बारे में हमारे ऑफिस की एक लड़की कंगना को पता चल गया था। जाने कैसे उसके हाथ हमारा ड्रग्स का एक पैकेट भी लग गया था, जिसे बतौर सबूत पुलिस को सौंपकर वो हमारे गुनाहों का भांडा फोड़ने पर आमादा हो चुकी थी। हमने उसे मनाने की भी कोशिश की और समझाने की भी, यहाँ तक कि दौलत के जरिए उसके मुंह पर ताला लगाने की भी हर संभव कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसके सिर पर सच्चाई और अच्छाई का भूत सवार हो चुका था। उस रात वो हमसे एक हाईवे पर मिली थी। जब उसने बताया कि अगली सुबह ही वो पुलिस के पास जाकर वो सबूत देगी और सारी हकीकत बयान करने वाली है, तब उसकी बातें सुनकर मयंक अपना आपा खो बैठा। उसके कहने पर मैंने कंगना के दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए और खुद मयंक ने उसका गला घोंटकर बड़ी ही बेदर्दी के साथ मार डाला। उसने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। फिर ये राज छुपाने के लिए हमने पास के ही एक जंगल में उसकी लाश दफन कर दी और इसके बाद हम उसके घर पहुंचे, चोरी से उसमें दाखिल हुए और उस सबूत को ढूंढकर उसे अपने कब्जे में किया, जिसकी वजह से हम फंस सकते थे। ये राज तो हम दोनों के सीने में दफन होकर रह गया, लेकिन वो वापस आ गई अपना बदला लेने के लिए। कंगना वापस लौट आई है। वो भूत बन चुकी है। उसने मेरी रातों की नींद, मेरा चैन, सुकून सब खत्म कर दिया है। मैंने मयंक को इसके बारे में बताया भी, लेकिन वो ना माना और मारा गया। अब उस भटकती हुई रूह का अगला शिकार मैं हूँ इंस्पेक्टर साहब। आईने पर लिखा वो खूनी संदेश इस बात का सबूत है। मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर, मुझे बचा लीजिए। मैं कंगना की लाश देखना चाहता हूँ, इंस्पेक्टर देसराज ने कठोर और सपाट शब्दों में कहा। हवलदार सखाराम और दयाल के हाथों में थमे फावड़े तेजी के साथ उस बयावान जंगल की धरती का सीना फाड़े जा रहे थे। इंस्पेक्टर देसराज रह रहकर उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। उनके आंखों में बेसब्री और अधीरता के मिले जुले भाव गर्दिश कर रहे थे। उनके बगल में खड़ा आकाश उस स्थान को देख रहा था जहां उसने अपने मरहूम दोस्त के साथ मिलकर एक खौफनाक जुर्म को अंजाम दिया था। कंगना की लाश को धरती की गोद में छुपाया था। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। सखाराम और दयाल के हाथ तेजी के साथ चल रहे थे। वर्दी पसीना से तरबतर हो चुकी थी। पहले की अपेक्षा हाथों की गति में अब कुछ कमी आ गई थी। अचानक देसराज की आंखें फैल गई। रुक जाओ, वो चिल्लाया। दोनों सिपाही रुक गए। आकाश भी उत्सुकता से कब्र में झांकने लगा। देखो, बॉडी की एक उंगली नजर आ रही है। बॉडी यहीं पर है। फावड़े फेंक कर अब कब्र अपने हाथों से आराम से खोदो और इसे बाहर निकालो। दोनों ने फावड़ा एक ओर फेंक कर हाथों से कब्र खोदनी आरंभ कर दी। कुछ पलों के बाद ही वो लाश सबकी आंखों के सामने पड़ी साफ नजर आ रही थी। लाश पूर्ण रूप से
सड़ने की स्थिति में आ चुकी थी। सड़ चुके मांस की तरह उसका चेहरा और उसके पूरे शरीर को अति भयानक बना दिया था। ज़मीनी कीड़े मकोड़े निर्जीव जिस्म पर अटखेलियां कर रहे थे। मांस के लोथड़ों के बीच से कहीं कहीं अस्थियां भी चमक रही थी। लाश से उठ रही गंदी सी बदबू के चलते सभी को अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ा। आराम से निकालो लाश को, देसराज ने आदेश दिया। कहीं आधी अंदर आधी बाहर ना रह जाए। हालत बेहद खराब हो चुकी है इसकी। कंकाल समझकर ही उठाना और एक ही भाग में निकालना सबूत। हवलदार ने सहमति से सिर हिलाकर यस सर बोला। फिर दोनों ने बड़ी ही सावधानी का परिचय देते हुए लाश को कब्रगाह से बाहर निकाल कर रखा। देसराज ने नाक पर रुमाल रखकर लाश पर झुकने का काम किया तो गंदी सी बदबू रुमाल रखने के बावजूद उसके संपूर्ण जहन में उतर गई। लाश की आंखें बाहर को उबल आई थी और उस पर बुरी तरह से मक्खियां भिनभिना रही थी। लाश की दशा बहुत खराब थी और किसी भी कीमत पर वहां से सलामत पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने की हालत में ना थी। सर, यही कंगना है जो मेरा कत्ल कर देना चाहती है। मुझे बचा लीजिए। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। आप मुझे सलाखों के पीछे डाल दीजिए, लेकिन इस भटकती हुई खूनी आत्मा से मेरी जान बचा लीजिए। आकाश लगभग गिड़गिड़ाते हुए ही बोला। कानून ये नहीं मानता कि इस लड़की की आत्मा तुम्हारा कत्ल करना चाहती है, इसलिए तुम्हें कानूनी डिफेंस की दरकार है, देसराज कठोर लहजे में बोला। लेकिन कानून इतना अवश्य समझ गया है कि इस लड़की का कत्ल तुमने मयंक के साथ मिलकर किया है और इसकी लाश यहाँ दफन कर दी। तुम कानून के मुजरिम हुए, इसलिए मैं तुम्हें इस बेगुनाह लड़की के मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर रहा हूँ। आकाश की आंखें इस कदर चमक उठी मानो इंस्पेक्टर देसराज ने उसे कोई इनाम भेंट कर दिया हो। रात 10 बजे का समय। सलाखों के पीछे बैठा आकाश चौंका। लॉकअप के दरवाजे के खुलने का हल्का सा स्वर उभरा था, जिसे गुमसुम और शांत बैठे आकाश ने उस बिल्कुल सन्नाटे में साफ साफ सुना। उसने घुटनों पर लटके सिर को ऊपर उठाकर द्वार की ओर देखा तो उसे हवलदार सखाराम नजर आया। वो हाथों में खाने की थाली पकड़े था जिस पर पर्दा ढका हुआ था। सखाराम उसके पास आकर ठिठका। आकाश ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा तो वो हंसते हुए बोला, खाना लाए हैं? उस भूतनी के डर से सुबह से भूखे हो ना? ये लो, खाना खा लो। कहते हुए उसने थाली आगे बढ़ा दी। थाली हाथ में लेकर ज्यों ही आकाश ने उस पर चढ़ा पर्दा हटाया, अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। आंखें फाड़े वो उस थाली को देखता रह गया जहां खुद उसका गर्दन से कटा हुआ सिर रखे बड़े ही खतरनाक अंदाज में मुस्कुरा रहा था। कटे हुए सिर की दोनों आंखें एकदम से सफेद पड़ चुकी थी। खून से भरी थाली के बीचों बीच रखा उसी का सर बेहद डरावना लग रहा था। आकाश के हाथों से थाली छूटकर जमीन पर जा गिरी और चेहरे पर दहशत के भाव लिए वो हवलदार सखाराम की ओर देखने लगा, जिसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से धीरे धीरे बदल रहा था। जब वो पूरी तरह से बदला तो आकाश के सामने कंगना की रूह खड़ी थी। आकाश के कंठ से घुटी घुटी सी आवाज निकलकर रह गई। भय के मारे सारे शरीर में झुरझुरी फैल गई। आकाश का पूरा शरीर कांप रहा था। एक बार फिर से आकाश के मुंह से दहलीज पार करके उसकी चीख दूर दूर तक फैलती, इससे पहले कि कंगना की रूह ने उसका गला दबोच लिया। लिहाजा उसकी चीख ने
कंठ से फूटने से पहले ही दम तोड़ दिया। वो बुरी तरह से मचला, लेकिन शीघ्र ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो शिकंजा बेहद मजबूत था और उससे पार पाना उसके वश के बाहर की बात थी। कंगना की रूह की आंखों से ज्वाला बरस रही थी। फिर कंगना ने आकाश का सिर लॉकअप की दीवार से लड़ा दिया। भाड़ की तेज आवाज के साथ आकाश के चेहरे का एक साइड का हिस्सा खून से भर गया। आकाश के चेहरे पर दर्द के भाव बिखरते चले गए। उसे अपने होशो हवास गुम होते नजर आए। वो निढाल होकर धरती पर गिर पड़ा। कंगना की आत्मा ने उसकी गर्दन छोड़ दी। तभी आत्मा की नजर वहां दीवार पर गड़ी लोहे की एक खूंटीनुमा सरिया पर पड़ी, जिसका प्रयोग कैदी अपने कपड़े टांगने के लिए करते थे। आत्मा गुस्से से कांप उठी। उसने एक भयंकर हुंकार भर करके जमीन पर करहाते पड़े आकाश को लाल लाल नेत्रों से घूरा तो आकाश जादू के जोर से हवा में उड़कर उस सरिया से जा टकराया। आकाश हलक फाड़ के चीखा। सरिया उसके पेट के आर पार हो गई थी। खून से धरती लाल होने लगी। फिर सरिया उसके पेट को चीरती हुई आगे निकलकर गले तक आकर फंस गई। कुछ पल छटपटाने और तड़पने के पश्चात आकाश ने दम तोड़ दिया। ये नजारा देखकर रूह की आंखों में आंसू आ गए। उसका प्रतिशोध पूर्ण हो चुका था। अभी तक उसके चेहरे पर व्याप्त समस्त क्रोध के भाव की जगह अब जमाने भर का दर्द सिमट आया था। फिर वो हवा में घुलकर लुप्त हो गई। शोर शराबे और खौफनाक आवाजों के कोलाहल को सुनकर जब इंस्पेक्टर देसराज और बाकी के हवलदार वहां पहुंचे तो उन्हें लॉकअप रूम से कुछ कदम पहले बेहोश हवलदार सखाराम और लॉकअप के अंदर भयंकर अवस्था में झूलती आकाश की लाश ही नजर आई, जिसका सिर उसकी छाती पर लटका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।